दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है घूंघट में हुई बहू की अदला बदली। तो आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक नई कहानी। पवन आज बहुत खुश था। उसका दिल बिल्लियों की तरह उछल रहा था। बात खुशी की थी क्योंकि उसकी शादी तय हो गई थी। आखिरकार इतनी दुआ और मन्नतों के बाद जीवन में यह शुभ अवसर आया था। माँ बाप जल्दी गुजर गए थे और पवन घर में सबसे बड़ा था। उसके बाद उसकी बहनें और 2 भाई थे जिनकी पूरी जिम्मेदारी उस अकेले के कंधे पर थी। थोड़ी खेतीबाड़ी थी और एक किराए की दुकान। 18 वर्ष की उम्र रही होगी जब उसके माँ बाप छोड़कर चले गए थे। पवन ने बड़ी मेहनत की चारों भाई बहनों की देखभाल और उनकी शादी ब्याह की जिम्मेदारी निभाने में। उसने माँ बाप बनकर उठाई सभी की जिम्मेदारी। अब उसकी 42 बरस की उम्र हो गई थी। उसकी उम्र के दोस्त अपने बच्चों की शादी के लिए रिश्ते ढूंढ रहे थे और पवन अभी तक बिन ब्याए बैल की तरह घूम रहा था। छोटे भाई बहनों का जीवन संवारते संवारते पवन के बालों में कब सफ़ेदी झलकने लगी उसे पता ही नहीं चला। सबका घर बसाने के चक्कर में वह अपना घर अब तक नहीं बसा पाया था। चलो देर आए दुरुस्त आए। उसके दूर के रिश्तेदार उसकी बुआ ने पवन की सगाई करा दी। उसका मन बुआ को दुआएं देते नहीं थक रहा था। लड़की पास के ही गांव की थी। 7 बहनों में तीसरे नंबर की थी। अपनी बुआ के साथ पवन लड़की देखने पहुंचा तो शर्म के मारे गर्दन ही नहीं उठा पा रहा था। लड़की चाय की ट्रे लिए सामने खड़ी थी। पवन नजरें नीचे किए बस उसके कोमल पैरों को ही निहारता रहा। गोरे गोरे पैर पतली पट्टी की सस्ती सी सैंडल में चमक रहे थे। नाखूनों पर लाल रंग की नेल पॉलिश चढ़ी थी। पवन तो उसके पैरों को देखकर ही रिझ गया। बुआ ने कहा, जरा नज़र उठाकर निहार ले। बाद में मत कहना कैसी लड़की से शादी करा दी। मैं बाद में कुछ नहीं सुनूंगी। अभी अगर लड़की पसंद है तो हाँ करना, नहीं तो मना कर देना। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। पवन ने मुश्किल नज़रें उठाई। लड़की के सिर पर गुलाबी पल्ला था। आधा चेहरा ही पवन को नजर आया, चांद सा बिल्कुल गोरा गोरा। पवन ने धीरे से गर्दन हिलाकर अपनी रजामंदी दे दी। शादी की तारीख महीने भर बाद की तय हुई। पवन घर की एक एक चीज़ साफ करने में जुट गया। घर में उसके सिवा कोई नहीं था जो सब सजाए सवारे। सब उसी को करना था। बहनें ब्याह कर अपने घर हो चली थी। दोनों भाई रोजगार के चक्कर में शहर में रहते थे और वहीं के होकर रह गए। एक एक करके अपनी पत्नी और बच्चों को भी ले गई। वहाँ बच्चों की अच्छी परवरिश और पढ़ाई हो सकेगी। पीछे रह गया अकेला पवन। 1 महीने में पवन ने घर का कायाकल्प ही पलट डाली। अब पवन अकेला रहता था तो बचत भी अच्छी खासी होती थी। उसने घर के लिए नया फर्नीचर ले लिया। घर की लिपाई पुताई करवा कर घर को चमका डाला। पत्नी के स्वागत में जो कुछ भी कर सकता था उसने किया। पवन ही दूल्हा था और वही सारा कामकाज संभालने वाला था। उसने अकेले ही अपनी शादी की सारी तैयारियां की। पवन के भाई और बहनें तो शादी में शामिल भी नहीं हुए। वे तो उल्टा चिढ़ गई कि इस उम्र में दूल्हा बनने चला है। बुढ़ापे में दाढ़ी और बाल तो सफ़ेद हो गए हैं और उस पर जवानी छाई। न जाने किस लड़की का जीवन बर्बाद करेगा। मुँह बोली बुआ ने ही सभी रस्में निभाई। आखिरकार शादी का दिन भी आ पहुंचा। घोड़ी पर सवार होकर कुछ दोस्तों और रिश्तेदारों संग गाजे बाजे के साथ धड़कते दिल से पवन अपनी ससुराल पहुंचा। लड़की वालों ने स्वागत सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ी। जयमाला फेरे सब हो गई। पवन बस एक नज़र अपनी पत्नी के चेहरों को देख लेना चाहता था मगर चांद पर लंबा सा घूंघट पड़ा था। उसके इधर उधर उसकी सहेलियाँ, रिश्तेदार, बुआ, बहुएं थी। विदाई के वक्त भी दुल्हन लंबे घूंघट में थी। विदाई की बेला आ गई। रोती सुबकती अपनी दुल्हन को लेकर पवन अपने गांव आ पहुंचा। सारा दिन रीति रिवाज निभाते निभाते निकल गया। आस पड़ोस और गांव भर में पवन की शादी की चर्चा थी। इस उम्र में भी पवन बहू ब्याह कर ले आया। सभी की नज़रें दुल्हन पर टिकी हुई थी और गाँव की औरतें नई दुल्हन के चारों तरफ बैठी हुई थी। सभी को घूंघट खुलने का इंतजार था। बड़ी बुजुर्गों ने मुंह दिखाई की रस्म पूरी की और पवन का नाम पुकारा और नई दुल्हन को धक्का देकर कमरे में धकेल दिया। चांद पर अब भी घूंघट पड़ा था। पवन शर्माते हुए पलंग पर बैठा। उसका चांद ज़्यादा सिमट गया। फिर खामोशी छा गई। आखिरकार हिम्मत करके घूंघट के पट
खोले तो उसे सांप सूंघ गया। यह वह घूंघट का चांद नहीं था जो उसने उस दिन देखा था। यह चांद तो कुछ फीका था। आश्चर्यचकित उसके मुंह से निकला, तुम कौन हो? वह धीरे से बोली, मैं अनीता। पवन ने कहा, मगर मेरी शादी तो सुनीता से तय हुई थी। अनीता ने गर्दन झुका ली। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। पवन ने बुझे मन से उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने बुआ खड़ी थी। वह झटपटा कर अंदर आई और दरवाज़ा बंद करके पलंग पर बैठ गई। पवन हैरानी से उनकी तरफ देख रहा था, कुछ पूछना चाह रहा था कि बुआ बोल पड़ी, पवन, यह अनीता है, सुनीता की बड़ी बहन है। तेरी शादी सुनीता से तय हुई थी, मगर वह किसी और से प्रेम करती थी, उसके साथ भाग गई। उम्र में भी तुमसे बहुत छोटी थी, चंचल थी, तू उसे संभाल भी नहीं पाता। उसके पिता तो बहुत बड़े दुखी थे। वरमाला से पहले मुझे बुलाकर सब कुछ सच सच बता दिया। बेचारे अपनी इज्जत की दुहाई देने लगे। उन्होंने अपनी बड़ी बेटी अनीता की शादी का प्रस्ताव तुम्हारे लिए रखा। मैंने भी एक पिता की मजबूरी को समझते हुए अनीता को अपना लिया। शायद तुम्हारी किस्मत में अनीता का ही साथ लिखा था। अनीता एक बहुत अच्छी और समझदार लड़की है। इसका रंग थोड़ा सांवला है, इसलिए इसकी छोटी बहनों की शादी हो गई और यह अभी तक कुंवारी ही बैठी थी। शायद यह अब तक तुम्हारी राह देख रही थी। भगवान ने तुम्हारे साथ ही इसकी जोड़ी बनाई है। अनीता देखने में बहुत सुंदर नहीं है, परंतु गुणों की खान है। अपने पिता का सारा घर इसी ने संभाल रखा था। तेरा ब्याह इसी के साथ हुआ है। मैं साक्षी हूँ तुम दोनों की शादी की। अब यही तेरी पत्नी है। पवन अपना सिर पकड़कर फर्श पर बैठ गया। अनीता और पवन की बुआ इस इंतजार में थी कि पवन क्या फैसला सुनाएगा। अनीता बेचारी सहमी हुई थी। यह जो कुछ भी हुआ उसमें उस बेचारी का कोई दोष नहीं था। उसने तो अपनी पिता की पगड़ी उछलने से बचाई थी। कुछ सेकंड पवन सख्ते में बैठा रहा और फिर बोला, बुआ, घूंघट में घोटाला हो गया। पवन, शुक्र करो नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ। वह हंस पड़ी और पवन भी हंसने लगा। फीके चांद के चेहरे पर भी मुस्कान तैर गई। इसके बाद अनीता ने उसकी गृहस्थी को सजाने संवारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसकी और पवन की उम्र में ज़्यादा फैसला भी नहीं था। आखिरकार दोनों दो खूबसूरत बच्चों के माता पिता बने। पवन ने अपनी ज़िंदगी में निस्वार्थ भाव से अपने भाई बहनों के प्रति फ़र्ज़ निभाया था। भगवान ने पवन को उसी का मीठा फल दिया था। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह छोटी सी कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगें तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान और जय किसान।